Hello, welcome to my channel Study Synthesis. We are going to start with the chapter 5 Exploring Forces. So, class 8, I hope you all are ready. Okay. ओके वाई डज इट फील हार्डर टू पेडल बाइसिकल जब हम ऊपर जा रहे होते हैं हिल में तब बाइसिकल चलाना पेडल करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है और फ्लैट ग्राउंड पे तो हम इजीली चला लेते हैं जब हम वेट सरफेस पे होते हैं तो हम स्लिप क्यों कर जाते हैं इजीली स्लिप कर जाते हैं वी फील लाइट एंड जैसे हम फ्लोट कर रहे हैं जब हमारा स्विंग झूला बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ठीक है और नीचे आने के लिए होता है तब हमें उस मोमेंट पे ऐसा क्यों लगता है कि हम बिल्कुल लाइट हो गए एंड वी आर फ्लोटिंग तो ऐसी फीलिंग्स हमें क्यों आती है वी ऑफन कम अप विद दीज क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रन करते हैं इस चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस It was a windy day. Windy day था. Sonali and Ragini, they were excited to go for cycling. Cycling पे जा रही थी. Summer vacation start हो गए थे. उनको beautiful landscapes that were around their village, अपने village के आसपास के landscapes को उनको explore करना था, देखना था किस तरह से वो लग रहे हैं. तो उन्होंने अपनी bicycles ready कर लिए. उन्होंने tires में air डाल ली and they set off. जैसे ही वो साइकिल पे चलना स्टार्ट हुए विंड रश्ड पास देम उनको उनके जो है फ्रंट एरिया पे हवा लगी विंड लगी एंड रागिनी वो बोली ओ नो विंड इज पुशिंग मी हार्ड तो ये ऊपर की तरफ जा रहे थे मान लो इस डायरेक्शन में और विंड इस डायरेक्शन में आ रही थी तो वो उनके फ्रंट पार्ट पे जब लगी तो कह रही है हमें पुश कर रही है देखो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है विंड एंड साइकिल तो उसको ऐसे फीलिंग हो रही थी कि विंड उसको पुश बैक कर रही है आप भी कभी कभी साइकिल चलाते होगे थोड़ा विंडी हो जाता होगा तो आपको भी ये फीलिंग आती होगी ना सोनाली ने बोला कि वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड हम विंड के अगेंस्ट जा रहे हैं इसीलिए वी आर गेटिंग दिस फीलिंग और हमें क्या करना पड़ेगा अपने पेडल्स को बहुत तेजी से और हार्ड जो है पुश करना पड़ेगा ठीक है Their ride took them up a long path of hilltop. वो hilltop पे पहुंचे रोड रफ थी और विंडी भी था तो उनको पेडल हार्ड करना पड़ा बट अदर पाथ सम ऑफ द पाथ्स दे वर स्मूदर जब वो टॉप पे पहुंचे दे एंजॉयड द व्यू और उनको वहां पे थंडर सुनाई दी एंड उनको वहां पे लाइटनिंग भी दिखाई दी एट अ डिस्टेंस Everything was beautiful and then they have to क्योंकि बारिश का होने का टाइम हो रहा था तो they had to rush back immediately उनको नीचे जल्दी आना पड़ा जब वो आए तो रास्ते में उनको herd of sheep एक भेड़ों का झुंड दिखा बाइसिकल बेल्स उन्होंने बजाई और उन्होंने डायरेक्शन चेंज की जब वो नीचे आ रहे थे स्लोप से उन्होंने क्या रियलाइज किया कि उनकी स्पीड बढ़ गई है दे वर नॉट पेडलिंग आल्सो लेकिन उनकी स्पीड बढ़ गई है पहले विंड यूं जा रहे थे एंड विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रही थी लेकिन अब ये भी नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड विंड भी उसी डायरेक्शन में तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए उनकी मूवमेंट बढ़ गई उनकी स्पीड बढ़ गई एंड इट वाज इजियर फॉर देम क्योंकि विंड की और उनकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट नहीं है सेम डायरेक्शन है तो सोनाली को तो मजा आ गया शी सेड इट इज वेरी थ्रिलिंग एंड उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई नीचे की तरफ पुल कर रहा है एंड शी वाज एंजॉयिंग द राइड नाउ व्हाट इज फोर्स अब ये आ गया है लेट अस एक्सपीरियंस पुश एंड पुल यहाँ पे एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है एंड यू हैव टू मूव इट इन मेनी डिफरेंट वेज पिक्चर ए में वो पुश कर रहा है पिक्चर बी में शी इज पुलिंग इट टुवर्ड्स हरसेल्फ जब वो पुश कर रहा है तो आगे की तरफ जा रहा है व्हेन शी इज पुलिंग तो उसी की डायरेक्शन में आ रहा है एंड थर्ड वे इज टू कैरी इट अपवर्ड्स तो इन तीनों वेज से बॉक्स कैन बी इजिली पिक्ड अप और मूव्ड ठीक है तो यू हैव टू अप्लाई क्या अप्लाई करना है पुश या पुल या इवन लिफ्ट ऑल्सो टू मूव द बॉक्स तो पुश एंड पुल को हम साइंस में क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज फोर्स ठीक है व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश एंड पुल या फोर्स लग रहा है तो व्हाट विल हैपन वो क्या क्या करेगा इन डेली लाइव्स में लेट अस एनालाइज दीज सिचुएशंस हम सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे वेयर वी आर अप्लाइंग पुश एंड पुल यहाँ बहुत सारी सिचुएशंस
मेंशन की है आगे टेबल में, देखो योर फ्रेंड इज होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल, तुम बाइसिकल चला रहे हो आगे और आपका दोस्त आपको पीछे की तरफ पुल कर रहा है। तो कैसा फोर्स है? पुश एंड पुल है। या तो वो इतना फोर्स लगा लेगा कि आप साइकिल चला ही नहीं पाओ, या आप चला रहे होगे तो वो आपकी स्पीड कम कर देगा। नाउ यू आर हिटिंग मूविंग बॉल विद अ बैट। हिट करना मतलब पुश करना। अब पुश करने से डायरेक्शन ऑफ बॉल विल बी चेंज। जब हम हिट करते हैं या बैट्समैन हिट करता है बॉल को, डायरेक्शन ऑफ बॉल इज चेंज्ड। प्रेसिंग इन्फ्लेटेड बलून, आप प्रेस कर रहे हो, बर्स्ट नहीं कर रहे हो, तो आप प्रेस कर रहे हो तो आप उसे पुश कर रहे हो, आपकी पुशिंग मूवमेंट आएगी विच विल चेंज द शेप ऑफ द बलून। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स? क्या कंक्लूड करेंगे हम इन एग्जाम्पल से? कि फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप कर सकता है। कोई चीज चल रही है उसको रोक सकता है। स्पीड चेंज हो सकती है, या तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, या डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज। देखो ये ड्रॉर पुल कर रहा है, ठीक है, ये चेंज इन शेप हो गया रबर बैंड का। ये देखो बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है, तो इधर शी विल बी एबल टू स्टॉप, या फिर उसको एटलीस्ट रोक, तो यहां पे तो इस केस में तो रोक लेगी, बट अदरवाइज स्पीड कम करेंगे पहले एंड देन इट विल कंप्लीटली स्टॉप। ठीक है। इन एवरीडे लाइफ बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं वेयर वी अप्लाई फोर्स। जैसे वी आर ओपनिंग दी ड्रॉर, फर्स्ट पिक्चर में स्ट्रेचिंग रबर बैंड, देन ये फील्डर है, शी इज ट्राइंग टू स्टॉप दी बॉल। किकिंग फुटबॉल, ब्रेक्स अप्लाई की जा सकती है मूविंग बाइसिकल पे, चपाती को रोल किया जा सकता है, स्टीयरिंग हैंडल ऑटो रिक्शा का टर्न करा जा सकता है। दिस इफेक्ट्स, कौन से इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करेंगे? जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है मूव करने लग जाएगा, चेंज इन स्पीड होगी, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, चेंज इन डायरेक्शन हो सकती है, एंड कंप्लीटली शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी चेंज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Does this mean that whenever there is change in speed or direction or change in shape, force is acting? Yes. ये सारे एक्शंस जो हैं बिना फोर्स के हो ही नहीं सकते। तो ऑल दिस वाइल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अ स्टेप फर्दर में क्या बता रहे हैं? सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट ऑल्सो मीन्स कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे और वो बैलेंस हो रहे हैं आपस में, इसीलिए द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। और इन सब फोर्सेस के बारे में वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है दैट ऑल्सो मीन्स कि उसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, whether it is moving or it is at rest. Are forces an interaction between two and more objects? When you push a table, your hand is one object applying force on other object. Other object क्या है? Other object is table. Table के ऊपर आपका हैंड फोर्स अप्लाई कर रहा है। हैंड एंड टेबल दे आर टू ऑब्जेक्ट्स जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कौन से ऐसे एक्शंस हैं? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व? वी हैव टू डिस्कस दैट। डिड यू नोटिस दैट फोर्सेस रिजल्ट, फोर्स कब रिजल्ट करता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे और द अदर। फॉर एग्जांपल मैं स्क्वीजिंग ऑफ लेमन बोलूं तो लेमन एक ऑब्जेक्ट है, आपका हैंड अनदर ऑब्जेक्ट है, एंड दे बोथ आर इंटरैक्टिंग ताकि ये फोर्स लगे एंड समथिंग हैपेंस। इफेक्ट क्या होता है कि वो लेमन स्क्वीज हो जाता है, उसमें से लेमन जूस निकल आता है। तो व्हाट वी इन्फर इज कि एटलीस्ट कम से कम दो फोर्सेस तो होने चाहिए फॉर फोर्स टू एक्ट। फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश एंड पुल व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पुशिंग एंड पुलिंग इज द फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? इट इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल एन। सिंबल ऑफ न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कैपिटल एन।
Step further, when you push the table with your hand, did you feel a force on your hand also? The moment you stopped pushing, force on the आपको अपने hand पे भी एक force feel होगा, और जब आप push करना बंद करेंगे, then you will not feel that force. तो जब भी दो force interact करते हैं, each object, दोनों objects जो हैं एक force experience करते हैं, and जब ये इंटरैक्शन खत्म हो जाता है, then those objects they do not experience the force. Now we will study what are the different टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, एक तो आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे आ जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इन मेनी सिचुएशंस, जैसे मैंने स्क्वीजिंग ऑफ लेमन की बात की थी ना, जब हम लेमन को स्क्वीज करते हैं तो हमारा हैंड लेमन के कॉन्टैक्ट में है, तो इस तरह के फोर्स को वी विल से कॉन्टैक्ट फोर्स. जब when the object that is applying force, जैसे मेरा हाथ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, and the object on which the force is being applied, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लेमन, तो दोनों कॉन्टैक्ट में है, then it is a contact force. और अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तब at that time that is a non contact force. तो फोर्सेस क्या है? दो तरह के हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. In many situations, we have to apply force on the object. Physical contact is necessary. दोनों कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, जैसे हमारे हैंड्स कॉन्टैक्ट में या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कॉन्टैक्ट में, या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, हमारे हाथ में स्टिक है या रोप है तभी भी. तो सच फोर्सेस दे आर कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड मस्कुलर फोर्स आर टाइप ऑफ दोस फोर्सेस. मस्कुलर फोर्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो, मस्कुलर फोर्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, कोई चीज पुश कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें हमारी मसल्स काम कर रही हैं, तो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. ठीक है, हमारी मसल्स काम कर रही हैं, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इलोंगेट करती हैं, रिलैक्स करती हैं while doing any activity. तो ऐसे फोर्सेस जिसमें मसल्स काम करती हैं, दे आर मस्कुलर फोर्सेस. तो एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ये सब जो हैं क्या है? दे यूज मस्कुलर फोर्स. कोई भी मूवमेंट हो रही है या सरवाइव करना है तो उस टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं. देखो डियर, ये सब ऑर्गेनिजम्स, देखो एडल्ट और टॉडलर है या कोई बेबी है या बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, दे ऑल आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं कोई भी चीज काम करने के लिए. यहाँ देखो, एनिमल्स आर आल्सो डूइंग मेनी वर्क, मसल्स काम कर रही हैं. तो जिन भी चीजों में मसल्स काम कर रही हैं, दे आर वर्किंग और कॉन्टैक्ट में तो है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है. मस्कुलर फोर्स plays important role inside our body also. हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजों में मस्कुलर फोर्स काम करता है. जब हम फूड च्यू कर रहे हैं या हम उसको पुश कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही हैं हार्ट की टू सर्कुलेट द ब्लड इन द बॉडी. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. ये सारी एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं एंड दीज आर ऑल्सो मसल्स काम कर रही हैं, तो दिस इज मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाता है फ्रिक्शन. नाउ अ बॉल दैट इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वो अपने आप स्टॉप हो रही है, अपने आप रुक जा रही है. जब हम पैडल करना स्टॉप करते हैं फ्लैट रोड पे, हमारी बाइसिकल पहले स्लो होती है और फिर अपने आप रुक जाती है. अगर रोड रफ है तो वो जल्दी रुक जाएगी, अगर स्मूदर रोड है तो थोड़ा टाइम लगेगा. दीज आर द एक्सपीरियंसेस व्हिच वी कम अक्रॉस. ये चेंज इन स्पीड क्यों हो रही है या कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप क्यों हो रहा है, दैट इज वी हैव लर्न्ड अर्लियर कि फोर्स इंपॉर्टेंट है स्पीड चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की. एंड इन ऑल दीज सिचुएशंस वो फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, जो इनकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है या अल्टीमेटली उनको स्टॉप कर रहा है. बट इज इट पॉसिबल दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम? फोर्स हर चीज पे एक्ट कर रहा है. इस सिचुएशंस में भी फोर्स जो है इट इज नॉट विजिबल बट इट इज एक्टिंग. तो वो कौन सा फोर्स है जो हमें दिख नहीं रहा है बट एक्ट कर रहा है? किसी चीज की स्पीड कम कर रहा है, किसी को स्टॉप कर रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट
जिसकी की फ्लैट बेस है। कोई भी एम्प्टी लंच बॉक्स ले लेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक ले लेंगे, उसे टेबल पे या फ्लोर पे रखेंगे एंड वी विल गिव इट अ पुश और हम ऑब्जर्व करेंगे क्या वो स्टॉप हो जाता है। यस। क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है विच इज ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। यस, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अब हम वो स्टार्टिंग में याद है रागनी एंड हर फ्रेंड वर गोइंग अपहिल, तो उसको पुश फील हो रहा था और उसको पेडल करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से विंड आ रही थी। तो यहां पर भी जब हम ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है विच इज एक्टिंग ऑन इट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस? यस, ये रुकेगा। इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है। नाउ ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट this stops after sliding certain distance। तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फोर्स है which is acting between the surface, ये जो सरफेस है ये और जो ऑब्जेक्ट है टेबल की सरफेस और ये टिफिन बॉक्स, इस केस में देयर इज सम फोर्स जो कि इस टिफिन के ऊपर लग रहा है विच इज स्टॉपिंग द टिफिन। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ना ये अगर टिफिन बॉक्स है, हम इसको इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये बैलेंस होंगे और ये ऑब्जेक्ट जो है इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। The force must be acting on the object in the opposite direction to the direction of motion। यही ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है। The force that is trying to stop the object is force of friction, या फिर हम इसे फ्रिक्शन बुलाते हैं। It always acts in the direction opposite to the direction of motion। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो ये टिफिन बॉक्स ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट लगेगा टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। कैसा फोर्स है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन भी जो है इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज अराइजिंग जब ये टिफिन की सरफेस और टेबल की सरफेस दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड वाई इज दिस फ्रिक्शन अराइजिंग? ये फ्रिक्शन हो क्यों रहा है, लग क्यों रहा है? इट इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन टू सर्फेसेस। जो दो सर्फेसेस हमें स्मूथ नजर आ रही हैं वो स्मूथ नहीं है, उनके ऊपर बहुत नंबर्स में माइन्यूट इरेगुलरिटीज है। ये देखो ऐसे इरेगुलर सरफेस है, ये सरफेस ऑफ टेबल इरेगुलर है और सरफेस ऑफ टिफिन भी इरेगुलर है। एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, जब वो आपस में रखी जाती हैं ये इरेगुलरिटीज आपस में लॉक हो जाती हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है एक सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर पाता है। वी हैव टू अप्लाई फोर्स जो हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है otherwise these irregularities they will lock into each other and oppose the effort। और हम जितना भी एफर्ट लगाएंगे उसको ये अपोज करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा जब इरेगुलरिटीज ज्यादा है। इरेगुलरिटीज ज्यादा कब होंगी? जब ऑब्जेक्ट जो है रफ है। तो ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, ऑब्जेक्ट अगर रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसलिए हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था वेट फ्लोर के ऊपर हम स्लिप क्यों कर जाते हैं या मूवमेंट इतनी स्लिपरी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है। जितनी रफ सरफेस होगी उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि इरेगुलरिटीज ज्यादा है, इंटरलॉक ज्यादा होंगे, मूवमेंट डिफिकल्ट होगी। लेट अस एक्सप्लोर ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन। अब यहां पे हमने क्या करना है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को जो है डिफरेंट सर्फेसेस बट दिस टाइम प्लेस सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। और अब हमें ग्लास सरफेस लेनी है, क्लॉथ सरफेस, वुड, सिरेमिक टाइल, सैंड। और अब हमें नोट करना है कि वो ऑब्जेक्ट हमने जैसे टिफिन लिया था वो कितना डिस्टेंस मूव करता है। क्या ये सेम डिस्टेंस मूव करेगा? नहीं, डिफरेंट सरफेसेस पे ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिस्टेंस मूव करके रुक जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा सरफेसेस के ऊपर कि सरफेसेस कैसी हैं, रफ हैं या स्मूथ हैं। रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगी फ्रिक्शन कम होगा।
हमने टिफिन को अगर नॉर्मल टेबल के ऊपर मूव किया, स्लाइड किया, तो थोड़ा डिस्टेंस मूव करके रुकेगा। क्लॉथ के ऊपर करेंगे तो कम डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि क्लॉथ के अंदर सरफेस जो है रफ हो गई है, इरेगुलरिटी ज्यादा हो गई है। सैंड में तो और कम करेगा। आपको पता है ना, सैंड के अंदर कितनी इरेगुलरिटीज है, वो मोशन को रोकेगी, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा। Does the force of friction act only if the objects are moving in solid surface? नहीं. What about moving through liquid and gases? क्या liquid and gases पे भी force of friction लगता है? Yes, air and water वो भी force of friction लगाते हैं जो objects उनमें move करते हैं उन पे। इसीलिए objects like aeroplane, ship, boats, हाई स्पीड ट्रेन्स, उनकी एक तरह की शेप होती है सो दैट फ्रिक्शन कम हो जाए, एंड एयर एंड वाटर में दे कैन इजिली मूव। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज डन इन सच अ मैनर। इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज? हमने स्टार्टिंग में ही बोला है ना, दो तरह के फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जरूरी नहीं है दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा कॉन्टैक्ट में हो। दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगे तभी भी फोर्स लगेगा, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा है, अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आई होप बेटे इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। बाकी सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वी विल डू इन अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दो तरह के फोर्सेस आपको दिए हैं, वी विल कंप्लीट दैट इन नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आया है क्लास 8। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए एंड लाइक what you have seen अगर आपको समझ में आ रहा है, and please subscribe my channel, that will give me motivation to continue making these videos. ठीक है? ओके बेटा।